नमस्कार। आज मैं भूख के बारे में बात करना चाहूंगा और खाद्यान्न के बारे में बात करना चाहूंगा। कई जगह से रिपोर्ट आ रहे हैं कि लोग अभी भी भूख का सामना महसूस कर रहे हैं और अब जब ये कोरोना वायरस चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोगों को खाना अभी भी नहीं मिल रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री रामविलास पासवान ने खुद कहा है कि भारत में 630 लाख टन खाद्यान्न अभी हमारे गोडाउन में है। सारे गोदाम भरे हुए हैं खाने से। अगर आप देखेंगे बस 1 महीने 2 महीने पहले की बात, ऑल टाइम रिकॉर्ड था। इतना सारा खाद्यान्न गोदाम में बंद था। अब कुछ हद तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। पहले भी जो गरीब लोग हैं, 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन मिलता है, जिनको 5 किलोग्राम मिलता है चावल या गेहूं हर महीने उनको मिलता है। अब घोषणा की गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 5 किलोग्राम और इन लोगों को दिया जाएगा। तो 80 करोड़ लोगों को कुछ राशन तो मिल रहा है, पर अभी भी कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये वो लोग हैं जो शायद किसी और राज्य में अभी अटके पड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनको किसी तरह से लास्ट माइल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका हमें कुछ ना कुछ सुझाव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है कि भारत के गोदाम खाने से भरे हुए हैं, खाद्यान्न से भरे हुए हैं और लोगों को भूख का सामना करना पड़े। इस समस्या का समाधान हो सकता है, ये हो सकता है कि लोगों को एक ही राशन कार्ड कहीं भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका जिक्र आज भी मंत्री ने किया था कि एक देश एक राशन कार्ड जो स्कीम है वो लागू होनी चाहिए। आपका राशन कार्ड कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि अभी 1-2 महीनों के लिए राशन कार्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। जिनको भी खाने की ज़रूरत है, खाद्यान्न की ज़रूरत है, वो जाएं, वो खाना ले सकें, किसी भी पीडीएस दुकान से जाके खाना ले सकें। एक और ये भी संभावना है कि अन्य तरीके ढूंढे जाएं जिससे गरीबों को खाना भेजा जा सके, या फिर कम्युनिटी किचन हो। ऐसे किचन हो जहां सरकार ही प्रबंध कर रही है, लोगों को भोजन दिया जाना, हर दिन उनको भोजन दिया जा सकता है, या अगर कोई और संस्था है जो लोगों को खाना दे रही है तो उन तक खाना पहुंचाया जाए। जो भी हो, ये गलत होगा अगर एक ऐसे देश में जहां 630 लाख टन खाद्यान्न गोदाम में बंद है, सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, ऐसे देश में अगर लोग भूखे मरें या भूख का सामना करें, वो गलत होगा। तो इसलिए इस समस्या का हमें समाधान जरूर ढूंढना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं अन्य बड़ी खबरें। और एक हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी, बड़े हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी को आज मारा गया जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार की माने तो देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। अप्रैल महीने में ही केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि देश में अगले 9 महीने के लिए अनाज मौजूद है। फिलहाल देश में 630 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारों में है, जबकि हर महीने की जरूरत है सिर्फ 60 लाख मीट्रिक टन। रबी की फसल भी अच्छी हुई है तो आगे भी कमी की गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके कोरोना संकट काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा। यानी कमी अनाज की नहीं बल्कि कहीं न कहीं सिस्टम की है। सरकार ने फिलहाल पीडीएस के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मासिक 10 किलो अनाज देने का फैसला किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 महीने का अनाज एक साथ दे देना चाहिए। इससे गोदाम से पुराना स्टॉक निकलेगा और जगह बनेगी, साथ ही लोगों को अनाज की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा ये मांग भी हो रही है कि सरकार मौजूदा पीडीएस सिस्टम में उन 10 करोड़ लोगों को भी जोड़े जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अर्थशास्त्री जॉन रेस के मुताबिक मौजूदा समय में सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर पीडीएस के तहत आने वाले लोगों को ही अनाज उपलब्ध करवा रही है, जबकि 9 सालों के दौरान इस दायरे में करीब 10 करोड़ नए लोग आ चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 5 और राज्यों को जोड़ा है। ये हैं बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव। इन राज्यों के बाद इस योजना के तहत अब कुल 17 राज्य हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के मोस्ट वांटेड कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया है। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। कर्नल मेजर समेत सुरक्षा बलों के 8 जवानों की शहादत के बाद आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन में बुधवार को ये बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बेगपुरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी से एक घर को उड़ा दिया। इसी घर में नाइकू छिपा था और विस्फोट के दौरान वो मारा गया। इसके बाद मुठभेड़ में उसके साथ छिपे दूसरे आतंकी को भी मार गिराए जाने की खबर है। खबरों के मुताबिक
पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने एक बेगपोरा में मंगलवार रात से ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके अलावा अवंतीपुरा के शरशाली में भी मुठभेड़ के बाद बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रशासन ने सख्ती को बढ़ा दिया है। शहर में बुधवार आधी रात से 15 मई तक सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। हालांकि दूध और दवाइयों की दुकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा फल, सब्जी और राशन समेत सभी दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि गुजरात के 74% से ज्यादा मरीज अकेले अहमदाबाद में हैं और पूरा पुराना शहर रेड जोन में। मंगलवार को यहां कई सब्जी वाले कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद से और सख्ती की गई है। 5 मई तक अहमदाबाद में 4400 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी। देश में कोरोना वायरस अब बेहद तेजी से अपने पांव पसार रहा है। बुधवार सुबह आए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 2958 नए मामले सामने आए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है, जिससे अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 49,391 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1694 पर पहुंच गया है। हालांकि इन आंकड़ों में राहत की बात सिर्फ ये है कि देश में अब तक 14,183 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। बीते 24 घंटे में 1456 मरीज ठीक हुए हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 15,525 हो गई है, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 617 है। महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालत गुजरात की है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 368 हो गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 6,000 को पार कर गई है। आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने बयान जारी कर कहा है कि ऐप यूजर्स का डेटा सुरक्षित है और डेटा चोरी जैसी बातें बोगस हैं। बता दें कि फ्रांस के एक हैकर ने दावा किया था कि आरोग्य सेतु ऐप से भारत के 9 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है। रॉबर्ट बापिस्ट नाम के हैकर ने ट्वीट किया और बताया कि इस ऐप के सुरक्षा फीचर में एक कमी पाई गई है, जिससे 9 करोड़ लोगों की सुरक्षा दांव पर है। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस ऐप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। इस ट्वीट के बाद रॉबर्ट ने एक और ट्वीट कर दावा किया कि भारत के आईटी मंत्रालय की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को उन्होंने पूछा कि 17 मई के बाद सरकार की रणनीति क्या है। सोनिया ने लॉकडाउन लगाने के तरीके पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने न कोई पैकेज दिया और न ही प्लान किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बातें कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में कही। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान मनमोहन सिंह ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी के साथ हुई बातचीत के संदर्भ में ही इस बैठक का आयोजन किया गया था। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर कोरोना के अलग अलग जोन बनाने में मनमानी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की भी मांग की है। इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। गहलोत ने कहा कि राज्यों ने पैकेज के लिए बार बार पीएम से अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग जमीनी हकीकत जाने बिना जोन का वर्गीकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें तत्काल सहायता दी जाए। पंजाब की तरह ही पुडुचेरी ने भी केंद्र द्वारा जोन के वर्गीकरण पर आपत्ति जताई है। इंस्टाग्राम के अश्लील बॉयज लॉकर रूम चैटिंग मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है। ये छात्र नोएडा का रहने वाला है। 12वीं की इसने परीक्षा दी है और बालिग है। पुलिस ने लड़के का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। इसके साथ साथ पुलिस ने 15 और लड़कों से पूछताछ की है और उनके फोन भी जब्त कर लिए हैं। ये सभी छात्र दिल्ली और नोएडा के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और ग्रुप में अपने स्कूलों की ही छात्राओं की गंदी और मॉर्फ तस्वीरें शेयर करते थे। ग्रुप में छात्राओं से गैंगरेप जैसी शर्मनाक बातें भी होती थी। सभी छात्र 9वीं से 12वीं के बताए जा रहे हैं। ये मामला तब खुला जब ग्रुप के एक छात्र ने उन लड़कियों को ग्रुप की बात बताई जिनकी तस्वीरें ग्रुप में शेयर की गई थीं। फिर उन लड़कियों ने ट्विटर पर इसका खुलासा किया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं और बवाल मचा है। पुलिस ने ग्रुप में शामिल 27 छात्रों को पहचाना है।
इनमें से कुछ बालिग हैं और कुछ नाबालिग। इन सभी को नोटिस जारी कर सबसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे वक्त से लगे लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर के बारे में ऐसी कई जानकारी दी जो देश के आर्थिक हालात की दशा भी दिखाता है। आइए देखते हैं क्या है रिपोर्ट में। देश में अब सबसे ज्यादा बेरोजगार, हर 4 में से एक व्यक्ति झेल रहा है बेरोजगारी की मार। 3 मई को बेरोजगारी दर 27.11% हो गई। देश में ये अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर ज्यादा। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 29.22% है दर। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 26.69%। पूरे अप्रैल महीने के दौरान 23.52% रही बेरोजगारी। बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे लॉकडाउन मुख्य वजह है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा भारत में भी मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। मंगलवार को देर रात केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे खुदरा मूल्य प्रभावित नहीं होगा और बढ़ोतरी का भार तेल कंपनियां ही उठाएंगी। इससे पहले दिल्ली समेत कई राज्यों ने तेल की कीमतों में उछाल का ऐलान किया है। नई दरों के तहत दिल्ली में अब पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे और डीजल 62 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं पंजाब और राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाए जाने को एक अनुचित फैसला करार दिया है। इस मसले पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है। इस समय कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए और 13 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों से राज्य छोड़कर न जाने और कंस्ट्रक्शन के काम पर लौटने की भी अपील की है। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि 3500 बसों और ट्रेनों से करीब 1 लाख लोगों को अभी तक उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। कर्नाटक सरकार ने 2,30,000 नाइयों और 7,75,000 ड्राइवरों को 5,000 रुपए मुआवजा भी दिया है। लॉकडाउन पार्ट 3 में मिली छूट के बाद लगातार तीसरे दिन देश भर की शराब दुकानों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन दिख रही है। हरियाणा में बुधवार से ही लॉकडाउन में पहली बार शराब की बिक्री शुरू हुई, लिहाजा वहां सबसे ज्यादा भीड़ दिखी। दिल्ली में कुछ जगहों पर शराब के शौकीन अनुशासन में नजर आए। 1-2 जगह पर लोगों ने खुद खड़े होने की जगह अपने बैग, चप्पल और ईंट को लाइन में लगाया। कुछ जगहों पर लोग निश्चित दूरी पर बैठे भी नजर आए। तेलंगाना में भी कई ठेकों पर भारी भीड़ दिखी। कुछ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी तो कहीं कहीं लोग खुद ही दूरी बनाए दिखे। इजराइल के बाद अब इटली ने भी कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। यूरोप में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली का कहना है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। ये एंटीबॉडीज इंसान के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म करने का काम करेगा। इटली की न्यूज एजेंसी ANSA के मुताबिक रोम के संक्रामक बीमारी से जुड़े स्पालेंजानी हॉस्पिटल में ये टेस्ट चूहे पर किया गया। पहले वैक्सीन के बाद ही चूहे के भीतर एंटीबॉडीज तैयार हुआ था, जिसने वायरस के संक्रमण को रोका। यहाँ के रिसर्चर्स का मानना है कि ये एंटीबॉडीज इंसानों पर भी कारगर है और गर्मियों के बाद इस वैक्सीन का इंसानों पर प्रयोग किया जा सकेगा।